नमस्कार। आज हम भारत से जुड़ी कुछ ताज़ा और काफ़ी अहम घटनाओं पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये खबरें कई अलग-अलग फील्ड से हैं। मतलब टेक्नोलॉजी भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं भी हैं। सही कहा। पर्यावरण की अच्छी खबर भी है तो पड़ोसी देश के साथ कुछ तनाव की बात भी। और संस्कृति का जिक्र भी है। तो काफ़ी कुछ है। हाँ, एक पूरी तस्वीर सी बनती है इन सबको मिला के। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो गहरे मतलब हैं, उन्हें निकालें। ताकि एक साफ समझ बन सके कि भारत में चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एक स्रोत है जो बता रहा है कि भारत सरकार एक देसी मैसेजिंग ऐप अराताई उसको काफ़ी बढ़ावा दे रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। व्हाट्सएप जैसे जो विदेशी ऐप्स हैं, उनके एक विकल्प के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत कह रहा है, कि इसके डाउनलोड्स तेजी से बढ़ भी रहे हैं। हम्म। तो जाहिर है सरकार का इरादा विदेशी टेक प्लेटफॉर्म्स पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करना है। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग इसे डिजिटल इंडिया का अगला स्टेप मान रहे हैं और कुछ टेक नेशनलिज्म जैसा शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तकनीकी राष्ट्रवाद। हाँ, ये शब्द आजकल सुनने में आ रहा है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक ऐप लॉन्च करने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसा स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, ये शायद एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। जैसे डेटा संप्रभुता की बात होती है ना। हाँ, कि हमारा डेटा हमारे देश में रहे। बिल्कुल। और अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करना। तो ये जो टेक नेशनलिज्म की बात है, वो इसी सोच से जुड़ी है कि हम अपनी तकनीक को प्राथमिकता दें, खासकर कम्युनिकेशन जैसे सेंसिटिव एरिया में। और इसके पीछे देखिए आर्थिक कारण भी हैं। अपने उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, नौकरियां पैदा होंगी। हाँ, वो तो है। और रणनीतिक भी सोचिए, अगर हमारा जरूरी कम्युनिकेशन विदेशी कंपनियों के हाथ में हो तो तनाव के समय में क्या खतरे हो सकते हैं। सही बात है। तो अरत्तई सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि शायद आत्मनिर्भरता की एक बड़ी कोशिश का सिंबल बन रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है मेरे मन में, हाँ। जो व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का नेटवर्क इफेक्ट होता है। हाँ, कि सब लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप भी करते हैं। हाँ, वही। क्या अरत्तई जैसी ऐप उसे तोड़ पाएगी? मतलब क्या सिर्फ सरकारी प्रमोशन काफी है लोगों को पूरी तरह इस पे लाने के लिए, खासकर जब फीचर्स और इस्तेमाल में आसानी की बात आती है? स्रोत इस चुनौती पर कुछ कहते हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो इस चुनौती की गहराई पर कुछ नहीं कहते, पर ये जरूर बताते हैं कि डाउनलोड्स बड़े हैं। शुरुआती रुझान है। हाँ, बिल्कुल। असली परीक्षा तो आगे होगी। यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, सिक्योरिटी फीचर्स कितने मजबूत हैं, लगातार नए फीचर्स आ रहे हैं या नहीं, ये सब तय करेगा कि लोग इसे बस एक ऑप्शन मानते हैं या सच में अपना मेन ऐप बनाते हैं। सही। पर यह भी है कि दुनिया भर में कई देश अब बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार से थोड़ा असहज हो रहे हैं हाँ, ये तो है। और अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो भारत का ये कदम शायद उसी ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा हो। लेकिन हाँ, मुकाबला आसान नहीं होता इन बड़ी कंपनियों से। बिल्कुल। ये तो हुई तकनीक की बात। अब जरा रुक करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ। यहाँ से कुछ बहुत गंभीर और चिंता वाली खबरें हैं हमारे स्रोतों में। हाँ, मैंने भी देखा। एक रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली में, वो भी लाल किले के पास, एक कार में धमाका हुआ है। ओह, ये तो बहुत गंभीर है। और केंद्र सरकार ने इसे सीधे सीधे आतंकी हमला घोषित किया है। और बहुत दुख की बात है कि इसमें कई लोगों की जान गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। हे भगवान। स्रोत ये भी बता रहे हैं कि जांच एजेंसियां इसमें एंटी नेशनल फोर्सेस, मतलब राष्ट्र विरोधी ताकतें, उनकी भूमिका की जांच कर रही हैं। राजधानी के इतने इंपॉर्टेंट इलाके में ऐसा होना सुरक्षा पर वाकई बड़े सवाल हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। हाँ, वो एक प्रतीक है। बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके पास ऐसा हमला होना, ये अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश लगती है। और ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस शब्द इस्तेमाल हुआ है, हाँ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शक देश के अंदर ही किसी चरमपंथी ग्रुप पर हो। अच्छा। या फिर सीमा पार से मदद पाने वाले किसी संगठन पर। स्रोत ये साफ नहीं करते कि शक किस तरफ ज्यादा है। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल ये जरूर दिखाता है कि सरकार इसे देश की स्थिरता पर, सुरक्षा पर सीधा हमला मान रही है। अब आगे जांच किस दिशा में जाती है, कौन जिम्मेदार निकलता है, ये देखना बहुत अहम होगा। सही बात है। और ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं,
आम लोगों के भरोसे पर, माहौल पर भी पड़ता है। बिल्कुल। और इसी सुरक्षा वाली चिंता से जुड़ी एक और खबर है जो हालात को और पेचीदा बना रही है। अच्छा। एक दूसरा स्रोत बता रहा है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के पास 2 अलग-अलग धमाके हुए हैं। ओह। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन अचानक बहुत बढ़ गया है। ओह। इसमें मुश्किल यह है, स्रोत के मुताबिक, कि पाकिस्तान इन हमलों के लिए सीधे भारत को जिम्मेदार बता रहा है। क्या? हाँ, और भारत कह रहा है कि इसके पीछे आतंकी तत्व हैं जिनका मकसद शायद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाना है। हाँ। नतीजा, सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ये तो बहुत ही नाजुक स्थिति लग रही है। ये तो वाकई बेहद संवेदनशील स्थिति है। जैसा स्रोत बता रहे हैं, दोनों तरफ से सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हाँ। और जब 2 न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी देश, जिनका इतिहास पहले से ही भरोसे की कमी और झगड़ों का रहा है, उनके बीच ऐसी बयानबाजी हो तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। स्रोत में एक्सपर्ट्स के हवाले से ये चिंता भी जताई गई है कि रिश्ते एक बार फिर बहुत नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सबूत आने से पहले या जांच पूरी होने से पहले ही पब्लिक में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। इससे डिप्लोमेटिक बातचीत के रास्ते बंद हो सकते हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। सीमा पर हाई अलर्ट, तनाव वाले बयान, दोनों ही गंभीर चिंता की बातें हैं। अब देखना होगा कि क्या बैक चैनल से कोई बात हो रही है या हालात और बिगड़ने का खतरा है। ये वाकई चिंता की बात है। एक तरफ देश के अंदर आतंकी हमले की जांच, दूसरी तरफ पड़ोसी से इतना तनाव। खैर, इन तनाव भरी खबरों से हटकर जरा एक पॉजिटिव खबर की तरफ देखें। हाँ बिल्कुल, कुछ अच्छा भी सुनना चाहिए। पर्यावरण और गवर्नेंस के क्षेत्र से राजस्थान से एक अच्छी खबर है हमारे पास। अच्छा, राजस्थान से? हाँ, बताया गया है कि राजस्थान ने जल संरक्षण और ग्राउंड वाटर लेवल सुधारने में पूरे देश में 3रा स्थान हासिल किया है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। रेगिस्तानी प्रदेश के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, स्रोत बता रहे हैं कि राज्य में करीब 3.6 लाख, ये नंबर देखिए, 3.6 लाख पानी के स्ट्रक्चर्स या तो नए बनाए गए या पुरानों को ठीक किया गया। 3,60,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? और कहा जा रहा है कि इसमें पारंपरिक तरीके भी इस्तेमाल हुए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी। अच्छा, दोनों का मिक्स। हाँ, इसे राज्य सरकार की जल स्वावलंबन पहल की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पर्यावरण के लिए एक अहम कदम। 3.6 लाख संरचनाएं, इस सुनने में कितना बड़ा काम लगता है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत प्रभावशाली है और इसके पीछे की जो मेहनत है वो दिखती है। ये सिर्फ एक सरकारी योजना की कामयाबी नहीं है। तो फिर क्या है? ये दिखाता है कि कैसे हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है पानी बचाने का और जो आज की टेक्नोलॉजी है, उनका सही मिक्स ग्राउंड लेवल पर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। राजस्थान, जैसा हम जानते हैं, पानी की कमी से जूझता है। बिल्कुल। वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा था। ऐसे में ये अचीवमेंट बहुत मायने रखती है। सही। और ये जो जल स्वावलंबन की बात है ना स्रोत में, इसका मतलब सिर्फ पानी बचाना नहीं है। इसका गहरा मतलब है कि समुदाय, लोग खुद पानी के मैनेजमेंट में आत्मनिर्भर बने। अच्छा, मतलब लोगों की भागीदारी। हाँ, जब लोग खुद अपने पुराने तालाब, बावड़ी, जोहड़, इनको फिर से ठीक करते हैं या छोटे चेक डैम बनाते हैं, तो उनकी भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों बढ़ती है। स्रोत शायद डिटेल में ना बताएं, पर अंदाजा है कि इन 3.5 लाख में छोटे छोटे चेक डैम होंगे, एनीकट होंगे, छतों पर पानी जमा करना, पुराने स्रोतों को नया करना, ये सब शामिल होगा। ये दिखाता है कि छोटे छोटे फैले हुए प्रयासों से कितना बड़ा असर पड़ सकता है। ये सुनकर वाकई सुकून मिलता है कि ऐसी बड़ी चुनौतियों का सामना भी हो सकता है अगर सही तरीका और लोगों का साथ हो। अच्छा, पारंपरिक ज्ञान की बात हुई तो अब थोड़ा संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की तरफ चलें। हाँ बिल्कुल। एक स्रोत हमें गुजरात के एकता नगर में हुए भारत पर्व 2025 के बारे में बता रहा है। अच्छा, भारत पर्व। हाँ, इस बार के आयोजन में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। ओके, यूपी फोकस में था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ब्रज, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, मतलब यूपी के जो अलग अलग इलाके हैं, हाँ, बहुत रिच कल्चर है वहाँ का। वहाँ की लोक धुनें, कलाएं, उनकी शानदार प्रस्तुति हुई। दर्शक एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। ये भी बताया गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा, सीएम भी थे। हाँ, और प्रोग्राम का मकसद साफ तौर पर राष्ट्रीय एकता और डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना बताया गया है। देखिए, इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन बहुत जरूरी होते हैं। भारत इतना विविधताओं वाला देश है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे मंच अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे एक जगह लाते हैं। इससे न सिर्फ उस राज्य की कला दिखती है, बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी उसे जानने समझने का मौका मिलता है। सही।
अवध का लोक संगीत, बुंदेलखंड का आल्हा, पूर्वांचल की कजरिया बिरहा, इन सब की अपनी एक अलग पहचान है। हाँ, बहुत विविधता है। तो इन सब को भारत पर्व जैसे राष्ट्रीय मंच पर लाना, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली भावना को मजबूत करता है। और इसका आयोजन एकता नगर में होना, हाँ, नामी एकता नगर है। बिल्कुल, तो ये मैसेज और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा जैसा स्रोत ने कहा, घरेलू पर्यटन वाला एंगल भी अहम है। हाँ, वो कैसे? जब लोग दूसरे राज्यों की संस्कृति से आकर्षित होते हैं तो वहाँ घूमने जाते हैं। इससे वहाँ की लोकल इकोनॉमी को, कलाकारों को, कारीगरों को, सबको फायदा होता है। हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं, आर्थिक गतिविधि भी बढ़ाता है। तो इस बार यूपी की संस्कृति को फोकस में रखने का कोई खास कारण बताया स्रोत ने, या ये बस रूटीन का हिस्सा था? स्रोत सीधे तौर पर तो कोई खास वजह नहीं बताते, पर कुछ अंदाजे लगा सकते हैं हम। जैसे? हो सकता है ये राज्यों के बीच एक रोटेशन पॉलिसी हो, ताकि हर राज्य को मौका मिले। हाँ, ये हो सकता है। या फिर शायद इसलिए कि हाल के दिनों में यूपी, खासकर अयोध्या और वाराणसी जैसे सांस्कृतिक जगहों की वजह से टूरिज्म मैप पर काफी उभरा है, तो शायद उसे और पुश देने की कोशिश हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। मुख्यमंत्री का वहां होना भी दिखाता है कि आयोजन महत्वपूर्ण था। खैर, मुख्य बात यह है कि ऐसे आयोजन देश के ताने बाने को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने जो ये अलग-अलग स्रोत देखे, उनसे एक मिली-जुली सी तस्वीर बन रही है ना? हाँ, काफी कुछ एक साथ हो रहा है। एक तरफ भारत टेक में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी डिजिटल पहचान बनाने की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, दूसरी तरफ देश के अंदर सुरक्षा की चुनौतियां हैं, वो भी गंभीर, और पड़ोसी देश के साथ रिश्ते तनावपूर्ण दौर में हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी बीच राजस्थान जैसे राज्य पर्यावरण बचाने में मिसाल बन रहे हैं। हाँ, वो एक उम्मीद की किरण है। और सांस्कृतिक आलोचनों से देश की विविधता और एकता का जश्न भी मन रहा है। हाँ, ये सभी घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं, और यही भारत की जटिल सच्चाई है शायद। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? कि भारत अपनी अंदरूनी चुनौतियों जैसे सुरक्षा है, विकास है, पर्यावरण है, और जो बाहरी दबाव हैं जैसे पड़ोसियों से रिश्ते, दुनिया की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, इनके बीच संतुलन कैसे बना रहा है, कैसे साधेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या ये जो आत्मनिर्भरता पर जोर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या पानी के मैनेजमेंट में, क्या ये इन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका है? हो सकता है। और ये जो सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की कोशिशें हैं, और साथ ही अपनी सांस्कृतिक पहचान को और उभारने के प्रयास, ये भविष्य में भारत की दिशा कैसे तय करेंगे? हाँ। क्या ये अंदरूनी मजबूती पर ज्यादा फोकस करने का संकेत है, या फिर दुनिया के मंच पर एक नई भूमिका निभाने की तैयारी? ये वाकई बहुत गहरे सवाल हैं, और इन पर लगातार सोचने की जरूरत है। हाँ, आज के स्रोतों ने हमें इन अलग-अलग पहलुओं की एक महत्वपूर्ण झलक तो दिखाई है। इन पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये संकेत हैं कि देश किधर जा रहा है। सही कहा। किन चुनौतियों और मौकों का सामना कर रहा है, इस पर और विचार किया जा सकता है।